जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय में पूछे जाने वाले सवालों की, खास करके पीजीटी में। जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, शिक्षा शास्त्र से एक बहुत बड़ा सेक्शन पीजीटी में पूछा जाता है। आज हम उसी की चर्चा करेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे कि आखिर सवाल किस तरह के पूछे जा रहे हैं। पहला ही सवाल सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन देखिएगा, ए स्लो लर्नर इज वन हुज क्लासरूम अचीवमेंट। हिंदी, एक शुष्क अध्येता वह है जिसकी कक्षा उपलब्धि, मतलब कि एक शुष्क मतलब एक शुष्क विद्यार्थी किसे कहते हैं? एक शुष्क विद्यार्थी वह है जिसका कक्षा उपलब्धि कक्षा के औसत से नीचे है, उपचारात्मक शिक्षण से भी नहीं सुधरती, यानी आईक्यू समकक्ष बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थियों से कम रहती है। दोस्तों, ये आईक्यू लेवल के आधार पर हम तय करते हैं, इसका आंसर सी होगा कि आईक्यू लेवल के आधार पर तय करते हैं कि वह छात्र ज्यादा तेज होता है जिसका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, और वह छात्र कम तेज होता है जिसका आईक्यू लेवल कम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि शुष्क बच्चे को हम कैसे जानते हैं? तो आईक्यू लेवल के आधार पर हम तय करते हैं। दोस्तों, आईक्यू लेवल क्या होता है? मतलब कि आईक्यू लेवल के आधार पर हम, मतलब कि इंटेलिजेंस क्विटेंट होता है, उसके आधार पर हम बच्चों के तय करते हैं कि प्रतिभाशाली बालक कौन है। जैसे कि प्रतिभा 145 से ऊपर वाले 45 प्रतिभा वाली प्रतिभावान होता है, बहुत श्रेष्ठ 135 से 145 आईक्यू वाले, श्रेष्ठ 125 से 135, औसत से ऊपर 115 से 125, औसत। ये जरूर याद रखना। देखिए, मंदबुद्धि बालक, कभी कभी पूछता है मंदबुद्धि बालक का आईक्यू कितना होता है, तो लगभग 150 से, सॉरी 50 से 70 होता है। इसी तरह मूर्ख बालक का होता है 0 से 25। तो ये हमें ध्यान रखना है किस बालक में आईक्यू का स्तर क्या होता है। एक साधारण क्वेश्चन पूछता है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। एजुकेशन से लेकर के साक्षरता दिवस हमें जरूर याद रखना है। अगर आप पेपर में जा रहे हो तो ये सब चीजें हमें याद रखना है, हर बार पूछ लेता है। विश्व साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। फिर एजुकेशन से संबंधित नेक्स्ट सवाल है, कुछ सवाल को लेंगे जिससे आपको पता चल जाए केंद्रीय विद्यालय पीजीटी में पूछता क्या है। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विशेष शिक्षा के संप्रत्यय से मेल नहीं खाता? मतलब विशेष शिक्षा मतलब होता है स्पेशल एजुकेशन, कि इन चारों में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्पेशल एजुकेशन से मेल नहीं खाता? ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। स्पेशल एजुकेशन से मेल नहीं खाता। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि चरम मानव संसाधन विकास सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर ऑप्टिमम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं होगा। ये टोटल प्रोग्राम विच इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द एजुकेशन ऑफ नॉर्मल एजुकेशन, एक ऐसा संपूर्ण कार्यक्रम जो सामान्य बच्चे की शिक्षा के पाठ्यक्रम से पूर्णतः पृथक हो। बिल्कुल नहीं। यहाँ यहाँ है कि one which includes some specific aspects of education in additional to their regular program for all children, मतलब सभी बच्चों की शिक्षा की नियत कार्यक्रम के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट पक्ष और सम्मिलित होते हैं। अब इसमें जो है, मतलब कि क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कथन विशेष शिक्षा संप्रत्यय से मेल नहीं खाता? तो दोस्तों, सी नंबर मेल नहीं खाता, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि वन which includes some specific aspects of education in additional to their regular program for all children, यानी कि सभी बच्चों के नियमित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट पक्ष सम्मिलित किए जाते हैं। ये कुछ विशिष्ट पक्ष सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, इसलिए कुछ विशिष्ट पद, जबकि जो है
ये ऊपर वाले सारे सम्मिलित किए जाते हैं। यह एक ऐसा पाठ्यक्रम जो सामान्य बच्चों की शिक्षा के कार्यक्रम से पूर्णतः पृथक होता है, अलग होता है। स्पेशल बच्चों का वह विशिष्ट शिक्षा से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अधिकांश विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हैं तो वितरण को कहा जाता है। जब अधिकांश विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हैं तो वितरण को क्या कहा जाता है? ऋणात्मक वक्रीय कहा जाता है। कि जब अधिकांश बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तब उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ऋणात्मक वक्रीय के नाम से जाना जाता है। अर्थात यह वितरण माप के उच्च स्तर केंद्रित है, तो वितरण को नकारात्मक रूप से विषमतलीय कहा जाता है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का सिद्धांत नहीं है? पेडागोजी में आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी बहुत बार है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का सिद्धांत नहीं है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ परसिस्टेंस यानी विहितता का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत और व्यक्ति की समग्रता का सिद्धांत। तो कहता है कि निर्देशन का सिद्धांत नहीं है दोस्तों, 4-5 निर्देशन का सिद्धांत है। अगर आप पेडागोजी पढ़े होगे तो 4-5 निर्देशन का सिद्धांत है। उसमें विहितता का सिद्धांत नहीं है। उसमें विहितता का सिद्धांत नहीं है। कौन है? विहितता का सिद्धांत नहीं है। अब कौन कौन सिद्धांत है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, सहभागिता का सिद्धांत है, व्यक्ति की समग्रता का सिद्धांत है, लेकिन विहितता का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्याख्यान विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है किसके लिए? ये टीचिंग एप्टीट्यूड में भी हमने पढ़ाया है। और अगर आप चाहते हैं कि जीवन में वास्तव में सफल होना, तो एक बार संपूर्ण कंपलसरी पेपर और अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, तभी आपका रिजल्ट हो सकता है। तो हमें जानना चाहिए कि सवाल किस तरह पूछा जाता है, उसी के अनुसार हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए। कहता है निम्नलिखित विधि अत्यंत महत्वपूर्ण, व्याख्यान विधि अत्यंत महत्वपूर्ण किसके लिए? व्याख्यान विधि जो दोस्तों होता है, प्रोवाइडिंग डेप्थ नॉलेज के लिए। अगर किसी को गहन ज्ञान देना होता है तो उसमें व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। लर्निंग की बहुत सारी विधि है, व्याख्यान विधि सबसे पुरानी विधि है दोस्तों। जैसे वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक जो बच्चों को शिक्षा दिया जाता है वह व्याख्यान विधि के द्वारा किया जाता है। इसमें जो है विद्यार्थी, शिक्षक जो है एक्टिव होते हैं और विद्यार्थी उसे ध्यान से सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि मानकीकृत परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य है कि वे निम्नलिखित त्रुटियों से मुक्त होते हैं। मतलब मानकीकृत यानी कि इसमें कि कितने प्रकार की त्रुटि होती है, और जो मानकीकरण त्रुटि होता है वो किससे जो है, कहता है कि मानकीकृत परीक्षणों की मुख्य विशेषता है कि वे निम्न त्रुटियों से मुक्त होता है। दोस्तों ये व्यक्तिगत त्रुटि से युक्त होता है। व्यक्तिगत जो मानकीकरण परीक्षण होता है दोस्तों, उसमें व्यक्तिगत का प्रभाव नहीं होनी चाहिए। कि हम कल भी पढ़ रहे थे कि व्यक्तिगत एरर यानी पर्सनल एरर, कि हम अपनी चीजों उसमें डाल देते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। इनसे मुक्त होता है, व्यक्तिगत त्रुटियों से मुक्त होता है मानकीकृत त्रुटि। उनको ध्यान रखिएगा। अब देखो एस स्किनर के सक्रिय अनुसंधान सिद्धांत को किस रूप से दर्शाया जाता है? हमने स्किनर को पढ़ाया था। आरएस थ्योरी कहता है, जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को आरएस थ्योरी कहता है। ये स्किनर जो है अमेरिका के थे, जिन्होंने संचालन के अनुकूल सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत कहते हैं।
क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत कहते हैं। इसी को जो है एस आर थ्योरी भी कहा जाता है। इसी को एस आर थ्योरी भी कहते हैं, ध्यान रखना। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर किस संस्था को बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी अधिकार के अनुसरण का दायित्व सौंपा गया है? किस संस्था को? पहला है एनसीईआरटी, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब एक बच्चों के शिक्षा के अधिकार संबंधी एक जो है एक संस्था बनाई गई है, उस संस्था का नाम क्या है? एनसीटी टीचर के लिए है, ये भी नहीं होगा। सीबीएसई भी नहीं होगा। तो होगा क्या? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एनसी एनसीपीसीआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीपीसीआर, जिसका दायित्व बच्चों के शिक्षा संबंधी अधिकार को संरक्षण देना है। किसका काम है? एनसीपी, ये याद रहना। अगर वीडियो भी देख लेंगे तो आपका जीवन बन जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एनसीपीसीआर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कुछ और पूछा है, कहता है कक्षा एक कक्षा 2 से विद्यार्थी छोड़े हुए आयु के बच्चों की आयु 13 वर्ष है, उसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? मतलब कि एक बच्चा है जो कक्षा 2 को छोड़ने के बाद उसकी आयु 13 साल है, तो एनसीटी शिक्षा का अधिकार कानून जो आया है, ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। उसे अगर 13 वर्ष एज हो गया तो अब उसे किस क्लास में एडमिशन दिया जाएगा? तो दोस्तों अब उसे 7वीं में दिया जाएगा। एनसीटी का प्रोविजन पर हो गया, शिक्षा का अधिकार कानून 2009, तो उसमें ये दिया गया है कि उसे 7वीं में रखा जाएगा। नेक्स्ट है, रचनावाद का सिद्धांत किसने दिया? ये रचनावाद हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, ये याद रखना। रचनावाद का सिद्धांत दोस्तों वाइगोस्की ने दिया था। क्योंकि वाइगोस्की ने सोवियत वैज्ञानिक वाइगोस्की थे, जिन्होंने सामाजिक रचनावाद और व्युत्पन्न समाजशास्त्रीय सिद्धांत के दर्शन पर अधिक बल दिया था, जो इस बात पर जोर देता है कि बच्चे तब सीखते हैं जब वह दूसरों के साथ सहयोग में रहते हैं। तो यानी कि बच्चे जो है, वाइगोस्की ने कहा था, बच्चे जो है समाज से सीखते हैं, और बच्चे जो सीखते हैं दूसरे बच्चों के सहयोग से सीखते हैं। इसीलिए वाइगोस्की के सिद्धांत को संरचनावाद कहा जाता है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। बहुउद्देशीय विद्यालयों के प्रचार किसने किया था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जो मुदालियार कमीशन आया था 1952-53 में। हायर एजुकेशन पढ़ेंगे तो हम नेट के क्लास में भी, जो बच्चे नेट के भी एग्जाम दे रहे हैं, वहां भी हायर एजुकेशन लगा हुआ है, वहां भी सारे कमीशन को हम लोग पढ़ते हैं। तो बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का विचार सबसे पहले 1952 में मुदालियार कमीशन आया था, जिसे राधा कृष्णन कवितन, इसमें जो है यूजीसी की स्थापना की गई थी। कोठारी कमीशन त्रिभाषा सूत्र आया था, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 में राजीव गांधी के समय में आया था, जिसमें बहुत सारी बातें की गई थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं। कहता है, स्वतंत्रोत्तर युग में शिक्षा के व्यवसायीकरण पर विचार हेतु गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? स्वतंत्रता के बाद फिर वही चीज पूछा है। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के व्यवसायीकरण पर विचार करने के लिए जो है लक्ष्मी स्वामी मुदालियार, यहाँ भी मुदालियार कमीशन ही बताया गया था, ऊपर जो आपने पढ़ा मुदालियार कमीशन। तो यहाँ शिक्षा के व्यवसायीकरण, दो क्वेश्चन एक ही जगह से पूछा है, और बहुउद्देशीय विद्यालयों पर विचार जो है मुदालियार कमीशन 1952 के द्वारा दिया गया था। और बाद में जो है ठीक है, सॉरी मुदालियार नहीं होगा यहाँ पे,
यहाँ पे होगा मेलकम आर्दिसैया कमेटी। ये तीसरा होगा मेलकम आर्दिसैया, यानी कि व्यवसायीकरण पर विचार करने के लिए मेलकम आदिसैया ने की थी। इन्होंने जो है +2 पाठ्यक्रम 78 में, और इन्होंने लर्निंग टू डू शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और शिक्षा के व्यवसायीकरण पर जोर दिया था। 78 में आया था मेलकम आदर्शिया। सी होगा, इसका बी नहीं होगा, क्योंकि बी जो मुदालियार कमीशन का संबंध है, ऊपर वाले जो हम लोग पढ़े थे, जो है मुदालियार कमीशन जो है बहुउद्देशीय विद्यालय पर जोर देता है। इसको भी अगर आप ध्यान रख लेंगे तब भी सवाल आपको बैठ जाएगा, बन जाएगा। सैरिफ एंड केंट्रिल द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत कहलाता है ईगो इन्वॉल्वमेंट थ्योरी। ईगो अहम आवेष्टन सिद्धांत, ये सिद्धांत याद रखना। कभी कभी ईगो इन्वॉल्वमेंट थ्योरी किसने दिया था? सेरिफ और केड्रिल ने दिया था, इसे याद कर जाइएगा, हो सकता है पूछ ले। सेरिफ और केंट्रिल ने दिया था ईगो एंड इन्वॉल्वमेंट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सामान्य बुद्धि को परिभाषित किया था कि एक ऐसा व्यापक क्षमता जिसके अनुसार व्यक्ति विवेक सम्मत सोचता है, स्वदेश कार्य करता है और अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से व्यवहार करता है। ये दिया था बैसलर ने। जब आप शिक्षा का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा कि एक ऐसा मतलब कि एक ऐसा विद्यार्थी जो अपनी क्षमता के अनुसार सोचता है, विवेक सम्मत कार्य करता है और पर्यावरण के प्रति प्रभावी रूप से व्यवहार करता है। ये सिद्धांत दिया था मनोवैज्ञानिक डेविस बैचलर ने। कुछ और क्वेश्चन है। परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ होता है मापन की स्थिरता। ये याद रखना, परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ होता है मापन की विश्वसनीयता। मापन की विश्वसनीयता। एनसीटी 2005, ये पाठ्यचर्या एक क्वेश्चन यहां से बार बार पूछता है, इसीलिए एनसीटी फ्रेमवर्क जाकर देखिएगा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। देखिए कहता है कि इसमें कौन नहीं है, एनसीटी में कौन नहीं है। तो एनसीटी में सुनिश्चित करना कि पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें पूर्णतः अनुदित हो, अनुरूपित हो, मतलब इंश्योरिंग दैट कैरिकुलम परफेक्टली करस्पॉन्डेंस टू द टेक्स्ट बुक, मतलब टेक्स्ट बुक के अनुसार हो, ये नहीं था। और सारे था कक्षा ज्ञान को कक्षा के बाहर के जीवन से संबंध करना, बिल्कुल सही है। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विद्यार्थियों से परे हो, ये भी है। और ये नहीं है, सी वाला नहीं है। और परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाकर कक्षा जीवन में समन्वित करना, बिल्कुल सही है। तीसरा सही नहीं होगा। एनसीटी 2005 जरूर देख के जाइएगा। एनसीटी 2005 का उद्देश्य है ज्ञान को कक्षा के बाहर के जीवन से जोड़ना, परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाकर कक्षीय जीवन में समन्वित लाना, देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अति व्याक की पहचान पोषण करना, सुनिश्चित करना कि यह रटने वाली विद्या पर आधारित ना हो। नेक्स्ट है समाजीकरण में किससे बाधा उत्पन्न होती है? समाजीकरण में किससे बाधा उत्पन्न होती है? धर्म से, समानता से, राजनीति नहीं, पूर्वाग्रह से। ये आंसर होगा, समाजीकरण में पूर्वाग्रह से बाधा उत्पन्न होती है। देखो ये भी पेडागोजी का सवाल है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, क्या होता है? समावेशी शिक्षा। सतत ऐसा विकास जो पर्यावरण को हानि किए बिना हो, उसे सतत विकास कहते हैं। और सतत मूल्यांकन का मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब कि विद्यार्थी के हर, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत दिया गया है कि हर चीज में उनका डेवलपमेंट हो, बच्चों का विकास हो। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यदि कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में विक्षोभ पैदा करे तो, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट का क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। तो कहता है उसके नामों का शिकायत प्रधानाचार्य को करें, बिल्कुल नहीं होगा, ये हमने बताया हुआ है क्लास में भी।
उनको कक्षा से बाहर करने के लिए ये भी नहीं होगा। अगर बच्चे उदन करेंगे, उनकी अंतः शक्ति को पहचान कर उन्हें उचित क्रियाकलापों में लगाएंगे, बिल्कुल सही है, ग्रे कार्ड देंगे। तो ये होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो कुल लगभग 20-30 क्वेश्चन जो हायर एजुकेशन और पेडागोजी से पूछे जाते हैं, अगर उनको हम ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आप 20 सवाल में 10 से 15 कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको पेडागोजी का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बीच बीच में बताते रहता हूँ कि आखिर सवाल किस तरह पूछे जाते हैं। और एक चीज जरूर ध्यान रखिए, अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो एक बार सब्जेक्ट प्लस जो कंपलसरी पेपर हो में जो भी पूछा जाता है उसको अच्छे से पढ़िए। और आप 1 वीक का मेरा ट्रायल क्लास लेकर देखिए, आपको खुद व खुद आपकी कमियां भी पता चलेगी और लगेगा कि अब हम जीवन में सफल हो सकते हैं। दूसरी बात, जैसा कि आप हर वीडियो में देखते होंगे कि हमारे यहाँ लिखित गारंटी मिलती है। अगर आप 6 महीना क्लास कर लिए, तो चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे डीएसएसबी का हो, चाहे केबीएस का हो, चाहे नवोदय का हो, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, आपका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है। आप 1 वीक का फ्री क्लास लेकर देखो, अगर रुक नहीं सकता, मैं स्टम्प पेपर पर रिजल्ट की लिखित गारंटी देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं अपने छात्रों से भी कहना चाहूंगा, जो छात्र हमारे पास पढ़ रहे हैं, क्लास के एक्सपीरियंस को जरूर कमेंट में शेयर करें। हम किस तरह पढ़ाते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, उनको जरूर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।